कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। चलते चलते जो अगर मैं थक से जाती हूँ, बिखर के फूलों के मानिंद महक से जाती हूँ, मेरे चेहरे पे एक उम्र की थकन है, लेकिन तेरे दीदार से ही बस मैं दमक से जाती हूँ। किसी को कामयाब होने के लिए कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे मेहनत, लगन, जुस्तजू और जद्दोजहद। जिस इंसान के अंदर ये सारी खूबियां मौजूद हैं, उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी कहावत और उसूल के नक्शे कदम पर चलकर ही श्वेता खिलवानी ने भी अपनी कामयाबी की इबारत लिखी। श्वेता एक घरेलू खातून से एक कामयाब कारोबारी खातून बनी और माशरे के लिए एक मिसाल। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कैसे श्वेता ने उम्र के उस पड़ाव में आकर कामयाबी की अक्कासी की, जिस उम्र में आकर बेशतर खवातीन हार मान जाती हैं, लेकिन कैसे श्वेता कामयाब बनी और क्या क्या उसके रास्ते में हमराही बने। आइए जानते हैं श्वेता की कहानी, श्वेता की जुबानी। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रेशमी ज़िया और आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। आपको पता है नाज़रीन कि हर हफ्ते हम आपको एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी खातून से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने समाज में अपनी मेहनत, लगन और जद्दोजहद से कामयाबी की मंजिल को पाया और समाज के लिए एक मिसाल बनी। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो अपनी मेहनत से, लगन से अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रही। तो आज हमारे साथ श्वेता जी हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस चैनल पे अपना इंटरव्यू दे सकूँ। श्वेता जी, आप इस काबिल तो हैं और साथ में दूसरे भी बहुत से वेमेंस को एम्पावरमेंट के लिए इनकरेज कर रही हैं, उन्हें इस काबिल बना रही हैं ताकि वो रोज़गार के काबिल बन सके। और आपने इतनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, आप बिजनेस कर रही हैं, तो काफ़ी जद्दोजहद रही होगी आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे उन सब बारे में, कहाँ तक आपने वो सफ़र तय करके ये मुकाम हासिल किया। रेशमी जी, ये तो आपको पता होगा कि जब एक लड़की जन्म लेती है तो उसको बचपन से यही सिखाया जाता है कि तू पराई है, तेरे को दूसरे घर जाना है। तो एक वो जो जज्बा होता है वो हर बच्चे के साथ उसकी उम्र के साथ बड़ा होता है। उनको ये रियलाइज कराया जाता है कि तू लड़की है, तू हर फील्ड में कम है। तो ये जज्बा जब आता है तो हर लड़की के दिमाग में 100 तरह के सवाल उठते हैं और हर उम्र के साथ ये सवाल नए रूप ले लेता है। जैसे बच्ची जब बड़ी होती है, स्कूल जाती है, उसके बाद जब बच्ची और बड़ी होती है तो पेरेंट्स उसको और सिखाते हैं कि तेरे को भाई के अंडर में रहना है, पिता के अंडर में रहना है, तू लड़की है, तेरे को हर चीज में हमसे दब के रहना है। तो ये हर औरत के साथ है, हर लड़की के साथ है, सिर्फ एक मेरे साथ ही नहीं। और हर लड़की को इस जज्बे के साथ जब बड़ा होना पड़ता है और अपनी जद्दोजहद, अपनी दुनिया को दिखानी पड़ती है कि मैं कुछ करके, कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ। जरूरी नहीं है कि हर औरत को वैसा आसमान मिले जो वो सोचती है या जो उसकी एक चाहत होती है। वो चाहत जरूरी नहीं है कि वैसी ही हो, अपब्रिंगिंग वैसी ही हो। ऐसा ही मेरे साथ भी बहुत जगहों पे हुआ। जब मैं बड़ी हुई, पिताजी ने जल्दी शादी कर दी, शादी के बाद बेबी भी जल्दी हो गया। तो बस वहां से जो हमारी जर्नी हुई, स्टार्ट हुई, वो एक
हाउसवाइफ की जर्नी शुरू हुई। श्वेता जी, आपकी शादी भी बहुत अर्ली हो गई थी, तो किस तरह से आपने मैनेज किया उस वक्त अपने ससुराल को, अपने मायके को? इस बारे में कुछ बताएं। हाँ जी रेशमी, जरूर बताना चाहूंगी। छोटी उम्र में शादी होने से दिक्कतें तो आती हैं, बट मेरी दोनों फैमिलीज बहुत सपोर्टिव थी, पेरेंट्स की साइड की भी और ससुराल की साइड पे भी। इनफैक्ट ससुराल की साइड की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, क्योंकि मेरी अपनी हम उम्र मेरी ननदें और मेरे देवर भी थे जो कि मेरे को हर फील्ड में सपोर्ट करते थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने शादी से पहले नहीं सीखी, वो मैंने शादी होने के बाद सीखी। तो मेरे मायके वाले भी इस वजह से बहुत खुश थे कि हमारे बच्चे ने अपनी फैमिली के साथ कोप अप करना सीख लिया है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी दोनों फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी और आपने अपनी शादी के बाद ही काम करना स्टार्ट किया। किस तरह से आपने कौन कौन से काम करना स्टार्ट किया और क्यों लगा आपको कि हाँ मुझे काम करना है? ऐसा उस वक्त क्यों ख्याल आया? रेशमी, मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगी कि क्यों ख्याल आया। जैसा कि आपने अभी मेरे से सुना कि शादी जल्दी हो गई थी, तो उसमें बच्चे के एक जो सपने होते हैं वो अधूरे रह गए। शादी होने के बाद हमारे बेबीज भी हो गए, तो उस वजह से कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि मैं कितनी कैपेबल हूँ, काम भी कर सकती हूँ या जॉब कर सकती हूँ। खैर, जॉब के लिए तो मैंने कभी अप्लाई किया ही नहीं। मेरी फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बोलती थी कि तू बहुत टॉकेटिव है, तो तू अपने इस स्किल को अपने काम के लिए यूज़ कर। बजाय फ़ोनों पे गप्पे मारने से अच्छा है कि आप अपना फ़ोन के ज़रिए अपना काम शुरू कीजिए, अपनी कुछ अर्निंग शुरू कीजिए। जबकि मेरे फैमिली बहुत अच्छे बड़े दिग्गज फैमिलीज़ में से रहे हैं दोनों, तो कभी किसी चीज़ की कमी रही नहीं। बट एक ये सपना ज़रूर था कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है। और फैमिली मेम्बर्स भी यही कहते थे कि जब हम बहुत वेल ऑफ हैं तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। पर एक जुनून था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, क्योंकि मैं शादी से पहले अपनी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं कर पाई। तो जैसा अभी आपने बताया कि मैरिज के बाद आपने स्टार्ट किया सब करना, मतलब बिजनेस करना या जो भी आप जॉब करती थी मैम, तो आपने कहा आपकी एजुकेशन भी अधूरी रह गई थी। हाँ, तो जब आप स्टार्ट कर रही थी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि उस वक्त आपको पता भी नहीं रही होगी, जैसे कि सोशल मीडिया हैंडल करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें आपने बाद में सीखी, कैसे सब मैनेज किया, क्योंकि आपकी एजुकेशन भी अधूरी रह गई थी? हाँ जी रेशमी, ये चीज़ें मैंने जैसा कि आपको मैंने बताया कि बहुत हर्डल्स आई। वो हर्डल, सबसे बड़ी हर्डल तो यही थी कि लैक ऑफ एजुकेशन। और हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो कंप्यूटर्स नहीं थे, तब अभी कंप्यूटर लॉन्च ही हुआ था। जबकि आज के ज़माने में बच्चे कंप्यूटर पहले सीखते हैं, बोलना बाद में सीखते हैं। तो जब मैंने रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कैसे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है। काफ़ी हर्डल्स आई। फिर धीरे धीरे करके मुझे मेरी सिस्टर की छोटी डॉटर है, उसने सिखाया कि मासी आप परेशान होते हो तो मैं आपको सिखाती हूँ आप कैसे अपना प्रोडक्ट फोटोज़ खींच के अपने प्रोडक्ट को आगे सेल ऑन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कर सकते हो। सोशल मीडिया मेरी सिस्टर की डॉटर संभालती थी पहले शुरू में। फिर वो कहते हैं ना कि जब तक आप समुद्र में नहीं उतरते तब तक आपको तैरना नहीं आता। अच्छा। तो बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे करके उसने मेरा हाथ छोड़ना शुरू किया कि आप जब तक खुद नहीं करोगे मासी, मैं कब तक साथ दूंगी। धीरे धीरे करके मैंने उसी से ही सोशल मीडिया हैंडलिंग भी सीखी, एडिटिंग भी सीखी कि फोटोज़ को कैसे शॉप करते हैं, कैसे एडिटिंग करते हैं। फिर लोगों से बातचीत शुरू करी। धीरे धीरे करके ऑनलाइन का रीसेलिंग का बिजनेस मेरा चल पड़ा। पर एक मन में रहता था कि मैं दुनिया से पीछे हूँ, क्योंकि वो चीज़ें जो बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते हैं, एक झेप और एक झिझक होती थी मन में कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत बटन ना दब जाए, कुछ डिलीट ना हो जाए, कैसे करूँगी। अकाउंटिंग में दिक्कत होती थी, तो अकाउंट्स के लिए मैं कभी बेटे को बोलती थी, कभी हस्बैंड को बोलती थी, तो वो मेरी हेल्प करते थे। वक्त बीतता गया, बेटी भी बड़ी हुई, बेटी ने भी मेरे से बहुत हेल्प करी, बेटे ने भी बहुत हेल्प करी। बेटे का ही मैं बिजनेस ऑनलाइन पैन इंडिया संभालती हूँ। आज की डेट में मेरे पास 200 मोर लेडीज हैं जो मेरे साथ मिलके अपने आप को सशक्त नारी बनाती हैं। श्वेता जी, आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लोगों को रोजगार के काबिल बना रही हैं। कैसा महसूस होता है जब आप लोगों की इतनी हेल्प करती हैं? और आपने खुद अपना एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस बारे में भी कुछ बताएं। विमेन एम्पावरमेंट कहने में तो बहुत अच्छा लगता है रेशमी,
पर जब हम उस फील्ड में उतरते हैं तो हमें बहुत कुछ दिखता है कि समाज में औरतों को कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ और बहुत ही दबाया जाता है। तो ये चीज़ें मैंने जब अपने साथ भी देखी कि मेरे को सोशल मीडिया हैंडलिंग नहीं आती थी, बैंकिंग नहीं आती थी, या पोस्टिंग नहीं आती थी, बहुत तकलीफ़ें देखी अपना काम इस्टेब्लिश करने के टाइम पर। फिर मुझे जब ये सारी चीज़ें करनी आ गई, मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब मैं कर सकती हूँ, जिसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई या किसी भी कारणवश मैं अपने आप को सशक्त नहीं मानती थी, फिर जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं किसी की भी हेल्प कर सकती हूँ, औरतों की जो मेरे जैसी हैं, जिनको कहीं पे भी दिक्कत आती है, मैं उनके लिए एक मिसाल बनना चाहती थी कि आप मेरे साथ जुड़िए। और औरतों को सबसे बड़ा जो हर्डल आता है वो आता है फाइनेंस का। तो वो जब फाइनेंस आपके पास पूरे नहीं होते, आपको किसी से मांगने पड़ते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करने में दिक्कतें आती हैं, तब मैंने उनको ये चीज़ सिखाई कि आप हमारे साथ जुड़िए और आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हमारे ही बिजनेस को ज्वाइन करके फोटोज़ के थ्रू दिन में से केवल 2 घंटे काम करके आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। छोटा सा समूह बनाया था औरतों का, जो मेरी ही अपने आसपास के रहने वाली लेडीज थी, उनको मैंने ये सिखाया कि आप कैसे अपना बिजनेस ग्रो कर सकती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया, क्योंकि जो चीज़ें मेरे को परेशान करती थी, फाइनेंस या सोशल मीडिया हैंडलिंग, वो सारी चीज़ें मैंने उनके साथ रहकर, उनको सिखाकर, उनको इस लेवल पर लेके आई कि आप मेरे साथ मिलके काम कर सकती हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी फाइनेंस की ज़रूरत के। आज मेरे साथ उस समूह में 1600 से ज़्यादा लेडीज़ हैं जो कि अपने आप को एक सशक्त नारी के रूप में जानती हैं और लोगों के आगे अपनी पहचान बनाती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी भी लेडी को ये चीज़ सिखाती हूँ कि आप किसी से कम नहीं हैं, आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने ऊपर ध्यान देके, अपने स्किल्स को एनहांस करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हैं और आप अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती हैं। जब वीमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने काम शुरू किया, उस वक्त किस तरह के मुश्किलात का सामना आपने किया? रेशमी, सबसे बड़ी जो हमारी मुश्किलात होती है वो अपने आप से लड़ाई होती है, खुद से जद्दोजहद। तो ये जद्दोजहद जब एक औरत की जिंदगी में आती है कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये चीज अपने अंदर एक जज्बा लेकर आना है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, सबसे बड़ा हर्डल यही होता है। जब हम उस हर्डल को पार करते हैं तो हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे हर्डल्स आते हैं वो होता है समाज की तरफ। जब एक औरत अकेली एक मोर्चा लेकर निकलती है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, समाज सबसे बड़ा हर्डल होता है। वो कहता है तू कौन है, तेरी औकात क्या है, तू क्या चीज समझती है अपने आप को। तो वो जो एक जज्बा, जब वो एक हर्डल हमारे सामने आता है कि आपको एक औरत ही धोखा देती है सबसे पहले, दूसरी औरत पहली औरत को ये दिखाती है मैं तेरे से ऊपर हूं, तू कौन। तो वो चीज हर औरत को फेस करनी पड़ती है। आज मैं जब इस मुकाम पे पहुंची हूं तो मेरा जो मोर्चा है वो ये है कि जब औरतें वर्ड ऑफ माउथ से इतनी पब्लिसिटी कर सकती हैं, इतना कुछ कर सकती हैं, तो जब वो ही औरतें हाथ में हाथ डाल के मीलों लंबे सफर तय करेंगी तो किसी में दम नहीं कि उस औरत को रोक सके। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि समाज की तरफ से बहुत दिक्कतें आई कि तुम एक औरत हो, तुम एक लड़की हो, तुम यहां मत जाओ, तुम इससे बात मत करो, तुम शाम को देर से क्यों आ रही हो। आज जो मेरा अपना छोटा सा समूह है, जो मैंने लेडीज का समूह बनाया है, हम अगर कोई प्रोग्राम भी करते हैं तो मेरा सबसे पहला जो चैलेंज था कि देर से नहीं आना, अपने बच्चों को संभालना है, अपने घर को देखना है, पहले अपने घर को देखो, उसके बाद ये सारी चीजें हैं। तो मैं अपने समूह की औरतों को भी यही चीज कहती हूँ, हम सुबह के टाइम मिलेंगे, शाम होने से पहले हम आपको बिल्कुल फ्री कर देंगे। आप अपने घर को भी देखिए, अपने बच्चों को भी देखिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आज आप श्वेता चौधरी खिलवानी के समूह के साथ जुड़ी हैं तो आपने अपने घर को देखना बंद कर दिया है, अपने बच्चों को देखना बंद कर दिया है, या आप आवारा हो गई हैं। तो वो चीज मैंने कभी भी
अपने ऊपर भी हावी नहीं होने दी, और किसी और के लिए भी मैं कभी ये सुनना पसंद नहीं करूंगी कि मेरे साथ कोई जुड़कर अपने घर में डांट खा रहा है या किसी को दो बातें सुनने को मिल रही हैं। मैं हमेशा कोई भी कार्यक्रम करती हूँ तो वो सुबह से लेकर दोपहर तक खत्म कर देती हूँ, ताकि हर किसी को शाम को वक्त से अपने घर पहुंचना मंजूर हो और अपने घर वालों के साथ खुश रहना मंजूर हो। श्वेता जी, हमने पढ़ा है कि आप अपनी माँ से बहुत अटैच थी और उनका इस दुनिया में नहीं रहने के बाद जब वो इस दुनिया से गुजर गई तो आपकी ज़िंदगी में उसका क्या असर पड़ा? रेशमी, मैं अपनी मदर से बहुत अटैच थी। एक्चुअली वो एक अस्थमा पेशेंट थी, तो जब फर्स्ट वेव आया तो उनका इंतकाल हो गया, और उनके इंतकाल के बाद काफ़ी टाइम तक मैं बहुत ही परेशान और बहुत ही डिप्रेशन में रही। तब मेरे बच्चों ने मुझे याद दिलाया कि मम्मा, हम भी हैं इस दुनिया में, जो चले गए उनके साथ जाया नहीं जाता। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हो कि जो उनके अधूरे सपने थे आप उनको जियो, तभी आपको लगेगा कि आपने सच्ची श्रद्धांजलि अपनी मदर को दी। उस वक्त जब दूसरी वेव आई तो बहुत ज़्यादा महामारी की वजह से लोग परेशान थे, पूरी फैमिलीज इस चीज़ से परेशान थी। उनके घर में कोई खाना देने वाला नहीं था। मेरी मदर बहुत ज़्यादा खाना बनाने की शौकीन थी और उनका एक सपना होता था कि वो अपनी एक किचन चलाएं छोटी सी, पर एस्थमा पेशेंट होने की वजह से हम उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते थे कि आप इतने घंटे भी नहीं खड़े रह पाओगे और इतनी देर तक आप किचन में काम भी नहीं कर पाओगे। तब मेरे मन में ये ख्याल आया, मेरी बिटिया ने मुझे ये चीज़ बोली कि मम्मा, आप नानी के श्रद्धांजलि के लिए और अपनी मन की शांति के लिए जो उनका ये छोटा सा एक सपना था उसको जियो। तब मैंने ये रियलाइज किया कि सिवा रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और बजाय रोने के मैंने एक मन में जज्बा ठान लिया कि जितने भी उस टाइम लोग परेशान थे, जिनके घर में कोई खाना देने वाला नहीं था, पूरी फैमिलीज इफेक्टेड थी, जो सिर्फ चाय पानी पे चल रही थी, तो उनके घर में मैंने खाना पहुंचाने का काम शुरू किया, जो कि मैंने बहुत ही थोड़े से अमाउंट के अंदर उनको खाना देना शुरू किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, नहीं, क्योंकि आप जब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ करना चाहते हो तो वो बहुत समय तक लंबा नहीं चल पाता। छोटा सा अमाउंट रख के 50 रुपए में पोहा, 50 रुपए में वर्मीसली, ऐसे अमाउंट रख के मैंने लोगों की सेवा करनी शुरू करी और भी किसी भी पोर्टल से उनको खाना पहुंचाना शुरू किया, जिसका हमने नाम रखा नानीज निर्वाणा, क्योंकि बच्चों की नानी थी, इसलिए बच्चों की नानी की वजह से हमने नानीज निर्वाणा रखा। नानीज निर्वाणा बहुत दिनों तक चलता रहा, 6 महीने हमने बहुत सेवा करी लोगों की, और आप मानेंगी नहीं रेशमी, इतने लोगों के घरों में खाना पहुंचा और कितने लोग हमें आके ब्लेस करके जाते थे कि श्वेता जी, आपके होते हुए हमें ये महसूस ही नहीं हुआ कि हमारे घर में कोई बीमार भी है या हमारे घर में औरत नहीं है, क्योंकि मैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाना बनाती थी और मैं खुद बनाती थी। जब मैं खुद बनाती थी तो उसके अंदर वही प्यार, वही ममता और वही सेवा भाव आ जाता था, और हर किसी की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए वो खाना बनाती थी। चाहे वो शुगर पेशेंट था तो उसके लिए चीनी के बिना, तेल के बिना हल्का खाना, चाहे कोविड पेशेंट था उसके लिए मिर्च के बिना खाना, अलग अलग तरह के खाने हर पेशेंट को ध्यान में रख के बनाया गया। थोड़ा टाइम ये सब चलता रहा। जब सेकेंड वेव खत्म हुआ, लोग फिर से वापस अपनी उस नॉर्मल लाइफ में आने शुरू हुए, तो मैंने भी उस चीज़ को टाटा बाय बाय कर दी, और एक बहुत अच्छी सुकून भरी मेरे अंदर ये एहसास जागी कि मैंने अपनी माँ को एक भाव भीनी श्रद्धांजलि भी दे दी, और जो मेरा सारा टाइम रोते रहना होता था, बच्चों को ना देख पाना, घर को ना देख पाना, उस चीज़ से भी मैं बाहर निकल आई। और इन दोनों के साथ साथ मुझे लोगों की बहुत ब्लेसिंग्स भी मिली। आज भी मुझे लोग कहते हैं कि श्वेता, आपने वो नानीज निर्वाणा क्यों बंद कर दिया? तो मैं लोगों को यही संदेश देती हूँ कि नानीज निर्वाणा सिर्फ मेरी माँ की भावभीनी श्रद्धांजलि के लिए था, ना केवल श्रद्धांजलि, एक सेवा भाव था, और मैंने कभी उसको एक पैसा कमाने का जरिया नहीं समझा था। श्वेता जी, जो खातून अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही एक संदेश देना चाहूंगी। हर औरत को दिक्कतें आती हैं, पर कभी भी उन दिक्कतों से हार कर नहीं बैठना है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमेशा आगे ही आगे बढ़ना है।
तो मैं यही एक संदेश दूंगी कि हमारी लाइफ में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और हर औरत को पहले खुद को एजुकेट करना है ताकि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सके, और हमसे समाज भी एजुकेट हो, और समाज एजुकेट होने के बाद हमारा देश भी एजुकेट हो, और समाज की और देश की सशक्तिकरण हो। तो मैं यही संदेशा दूंगी सबको, बी एजुकेटेड, बी सक्सेसफुल। श्वेता जी, आपकी ज़िंदगी की कहानी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है और मैंने भी आज आपसे बहुत कुछ सीखा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैं भी करना चाहूँगी दूरदर्शन का, जो उन्होंने मेरी कहानी को इस लायक समझा कि मैं अपनी कहानी अपने दर्शकों तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे श्वेता खिलवानी जी को। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब। ये ऐसा